सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। देहरादून में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया प्रतिभाग। 149 दिव्यांगजनों को वितरित किए गए ट्राईसाइकिल। कृषि विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने की अध्यक्षता। कई कार्य योजनाओं पर की विस्तृत चर्चा। मानकों के उल्लंघन पर एसडीएम योगेश मेहरा का कड़ा एक्शन। सीएससी सेंटर को किया सील। अनियमितता को लेकर लगातार आ रही थी शिकायतें। लगातार बढ़ रही नो पार्किंग की समस्या। परिवहन विभाग ने चलाया चोकिंग अभियान। टैक्सी स्कूटी संचालकों में मची खलबली। दिल्ली विस्फोट के बाद एजेंसियां अलर्ट। पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने किया सुरक्षा ऑडिट। एजेंसियों ने त्रिवेणी घाट का किया सेफ्टी ऑडिट। नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा एक बार फिर आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कई बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत करते हैं बुलेटिन का। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान परिसर में एलिम्को के माध्यम से आयोजित दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया है। कार्यक्रम में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सीएसआर निधि से करीबन 170 दिव्यांगजनों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित की गई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस सराहनीय पहल के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि संस्था द्वारा अपने निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ रुपए की धनराशि इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा गया है कि विकलांग से दिव्यांग जैसे सम्मानजनक प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं ना कहीं इसको नाम दिया। पीएम के नेतृत्व में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के उत्थान के लिए निरंतर नई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लक्ष्य उनके जीवन को अधिक सुलभ, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर बनाना है। मंत्री जोशी ने यह भी कहा कि यह केवल एक वितरण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि दिव्यांगजनों के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उनकी गतिशीलता बढ़ाने के साथ साथ जीवन में नए अवसरों के द्वार भी खोलेंगी। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है कि दिव्यांगजन शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, परिवहन और सामाजिक सुरक्षा जैसी सभी सुविधाओं से बराबरी के साथ लाभान्वित हों। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा यहां पर मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण यहां पर किया गया है और मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष आह्वान करना चाहता हूं। पहले समाज के प्रकृति द्वारा सताए गए लोगों को विकलांग कहा जाता था। आज दिव्यांग जैसा सम्मानित शब्द उनको मिला है तो माननीय मोदी जी ने दिया है। आज जो ट्राईसाइकिल यहां पर वितरित की गई है, इसके माध्यम से कई लोग अपना रोजगार भी कर रहे हैं क्योंकि मोटराइज्ड है और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम कर रहे हैं। ये समाज का वो वर्ग है जो, जैसा कि मैंने कहा, प्रकृति ने जिनका अन्याय किया है, इसके माध्यम से उनके अंदर हम आगे बढ़ने का एक हौसला पैदा कर सकते हैं। और आज 169 लोगों को यहां पर ट्राईसाइकिल वितरित की गई है और मुझे पूरा भरोसा है कि भविष्य भी ऐसे कार्यक्रम लगातार हम करते रहेंगे। जैसा कि बताया गया, अभी तक मोदी जी में सत्ता में आने के बाद 20 लाख से अधिक हमारे दिव्यांग भाई बहनों को इस माध्यम से लाभ दिया है। इसके लिए एक बार फिर मोदी जी का आभार करता हूं और हमें समाज के इस वर्ग को अपने साथ में लेकर चलना चाहिए और दिशा में ये पहला कदम है। इसके लिए मैं विभाग को जो है शुभकामनाएं देता हूं, बधाई। बढ़ते हैं खबरों में आगे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने 3 दिवसीय चमोली, पौड़ी गढ़वाल जनपद भ्रमण से लौटने के बाद देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में कृषि विभाग की समीक्षा बैठक ली है। बैठक में विभागीय कार्यों की प्रगति, योजनाओं के क्रियान्वयन और भविष्य की कार्य योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत विभिन्न जनपदों में निर्मित हो रही जीईओ
लाइन टैंकों की गुणवत्ता पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने निर्देशित किया कि जहां जहां गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाई गई, वहां संबंधित निजी कंपनी की कार्यप्रणाली की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। मंत्री जोशी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि योजनाओं में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने समीक्षा के दौरान कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लौटे प्रवासियों को कृषि और बागवानी आधारित आजीविका साधनों से जोड़कर उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी पारित कर दिए हैं कि इस दिशा में शीघ्र एक ठोस कार्य योजना तैयार की जाए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग स्वावलंबी बन सके। मंत्री जोशी ने जनपद उधम सिंह नगर में वर्क की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन समय पर उपलब्ध कराना विभाग की जिम्मेदारी है। कृषि मंत्री ने जैविक खेती को बढ़ावा देने, घेरबाड़, प्रदेश में आपदा से प्रभावित कृषि क्षेत्र का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करने और प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना की दूसरी किश्त रिलीज कराने के लिए आवश्यक प्रस्ताव शीघ्र भारत सरकार को भेजने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों को फील्ड स्तर पर निगरानी मजबूत करने, लंबित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने तथा योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाने पर विशेष जोर देने को भी कहा। ऋषिकेश के निकट श्यामपुर और खेरी खुर्द ग्राम सभा को जोड़ने वाली पुलिया के निर्माण में कुछ लोग व्यवधान पैदा कर रहे थे। इस व्यवधान को दूर करने के प्रयास एसडीएम योगेश मेहरा ने शुरू किए, जिससे दोनों ग्राम सभा के निवासियों को इस पुलिया का लाभ मिल सके। बता दें कि खेरी खुर्द ग्राम सभा के प्रधान और 4 दर्जन से अधिक ग्रामीण एसडीएम से मुलाकात करने पहुंचे। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। बताया गया कि खेरी खुर्द और श्यामपुर ग्राम सभा को जोड़ने वाली पुलिया क्षतिग्रस्त है, जिसका निर्माण लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग निर्माण में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। एसडीएम ने बताया कि मामला संज्ञान में आ चुका है। व्यवधान पैदा क्यों हो रहा है, इस संबंध में जानकारी भी जुटाई जा रही है। 25 नवंबर को राजस्व विभाग, पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के अधिकारी दोनों ग्राम सभाओं के हितधारकों से बात भी करेंगे। आपत्ति का निस्तारण कर पुलिया निर्माण करने में भी मदद करेंगे। ग्राम सभा खेरी खुर्द और ग्राम सभा श्यामपुर के स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा एक पुलिया निर्माण जो वहां पे हो रहा है, जो दोनों ग्राम सभाओं को कनेक्ट करता है, उसमें कतिपय लोगों के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है, उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है कि वो पुलिया निर्माण यथाशीघ्र किया जा सके। इस संबंध में मंगलवार को जो हमारा सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग की एक संयुक्त टीम को दोनों ग्राम सभाओं के हितधारकों के साथ बैठक करने के लिए निर्देशित किया गया है, और ताकि अगर किसी को पुलिया निर्माण को लेकर कोई वैधानिक आपत्ति हो या कोई उसका रीजनेबल कोई कारण हो तो उसका समाधान किया जा सके। और यदि कोई उचित आपत्ति न होने के उपरांत भी अनावश्यक तौर से पुलिया निर्माण को लेकर व्यवधान उत्पन्न करेगा तो संबंधित के विरुद्ध भी फिर कार्रवाई की संस्तुति के लिए कमेटी को कहा गया। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय मत्स्य पालक क्षेत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत मछली किसानों और सहायक श्रमिकों के स्वयं पंजीकरण के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाना, मत्स्य पालन क्षेत्र के सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए संस्थागत वित्तीय पोषण तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना, जलीय कृषि बीमा खरीदने के लिए लाभार्थियों को एक मुश्त प्रोत्साहन प्रदान करना, मत्स्योत्पादन और नौकरियों के रखरखाव के लिए सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों को अपनाने तथा उनके विस्तार को प्रोत्साहित करना। विश्व मत्स्यिकी दिवस के अवसर पर आपको विश्व मत्स्यिकी दिवस की शुभकामनाएं। विभाग सभी मत्स्य पालन से जुड़े कृषकों, उद्यमियों एवं हितधारकों से ये विशेष निवेदन करता है कि वे जनपद में हाल ही में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के अंतर्गत अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराएं। यह योजना मत्स्य पालकों के आर्थिक, तकनीकी एवं व्यवस्थागत सशक्तिकरण के उद्देश्य से तैयार की गई है, जिसके माध्यम से भविष्य में मिलने वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं, अनुदानों,
प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा आवश्यक सुविधाओं का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को उपलब्ध होगा जिन्होंने समय रहते अपना पंजीकरण पूर्ण कराया है। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत मत्स्य समुदाय के लिए एक उन्नत एवं व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, जिसकी सहायता से मत्स्य पालक घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं तथा विभिन्न विभागीय प्रक्रियाओं एवं योजनाओं की पूर्ण जानकारी सरल, पारदर्शी और त्वरित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अंततः सभी मत्स्य पालकों से आग्रह है कि वे शीघ्र अतिशीघ्र NFDP पोर्टल पर स्वयं या उनके नजदीकी सुविधा केंद्र के माध्यम से पंजीकरण अवश्य कराएं और इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व्यवस्था का हिस्सा बनकर भविष्य की सभी योजनाओं एवं लाभों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सकें। मत्स्य विभाग, रोशनाबाद, हरिद्वार, उत्तराखंड। मसूरी में अनधिकृत रूप से टैक्सी स्कूटी संचालन और नो पार्किंग की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी अवस्था पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग ने नगर पालिका के सहयोग से व्यापक सघन चेकिंग अभियान चला लिया है। अभियान शुरू होते ही शहर के प्रमुख इलाकों में टैक्सी स्कूटी संचालकों में खलबली मच चुकी है। अभियान का नेतृत्व ARTO चक्रपाणी मिश्रा और परिवहन कर अधिकारी प्रज्ञा पंत ने किया। टीम ने लाइब्रेरी चौक, पिक्चर पैलेस, झूलाघर, गांधी चौक और मोतीलाल नेहरू मार्ग सहित भीड़भाड़ वाले तमाम स्थानों पर सघन जांच की है। इस दौरान बड़ी संख्या में स्कूटी टैक्सियों अनियमितताओं के साथ संचालित होती भी मिली। जांच में कई ऐसी स्कूटियां पकड़ी गई हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन और बिना निर्धारित अनुमति के टैक्सी के रूप में चलाई जा रही थी। परिवहन विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 15 टैक्सी और स्कूटी को मौके पर ही जब्त कर लिया। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वाली तमाम स्कूटी संचालकों के 40 से अधिक चालान भी काटे गए हैं। नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर भी सख्त कार्रवाई की गई है। ARTO चक्रपाणी मिश्रा ने बताया कि मसूरी में कई स्कूटी टैक्सी संचालक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, बल्कि निर्धारित स्थानों से संचालन भी नहीं किया जा रहा है। कई स्थानों पर प्राइवेट स्कूटी को भी पर्यटकों को किराए पर दिया जा रहा था, जो स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन है। ARTO ने स्पष्ट कह दिया है कि विभाग द्वारा जल्द ही और बड़े स्तर पर जांच अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी स्कूटी संचालक यदि नियमों के विपरीत टैक्सी संचालन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर उसका लाइसेंस निरस्त भी कर दिया जाएगा, जब्त कर दिया जाएगा। रेंट का कैब बाइक्स हैं, इनमें विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी बाइक्स भी हैं जिनके प्रपत्र पूरे नहीं हैं, किसी का इंश्योरेंस नहीं है या टैक्स वगैरह नहीं है। तो ऐसे वाहनों के खिलाफ आज हम लोगों का ये अभियान चल रहा है। नगर पालिका की भी टीम यहाँ पर उपलब्ध है और हमारी भी 2-3 टीमें मौजूद हैं। ऐसे सभी प्रतिष्ठान जिन्होंने इस संबंध में वैध लाइसेंस नहीं लिया है या जिनका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है या जिनका लाइसेंस वैध है परंतु उनके जो वाहन है उनके प्रपत्र पूरे नहीं हैं और वो लोग इलीगली अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो हम लोग उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। अभी तक हम लोग चालान की कार्रवाई भी कर रहे हैं, वाहन भी सीज करके नगर पालिका को हैंडओवर किए जा रहे हैं। इस प्रकार ये कार्रवाई चल रही है। संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। उसी क्रम में जो पर्यटक हैं उनको 2 व्हीलर और 4 व्हीलर बाइक्स को उपलब्ध। दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद तीर्थ नगरी में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और खुफिया एजेंसियां गंभीर नजर आ रही हैं। यही वजह है कि आज श्रद्धालुओं की सुरक्षा को पुख्ता करने के उद्देश्य से पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने त्रिवेणी घाट का सेफ्टी ऑडिट कर दिया है। पर्व और त्योहारों पर उमड़ने वाली भारी भीड़ के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा करने पर विशेष ध्यान दिया गया। इस दौरान अधिकारियों ने सबसे अधिक भीड़भाड़ वाले त्रिवेणी घाट की सुरक्षा व्यवस्था को बारीकी से जांचा और परखा। श्रद्धालुओं की निगरानी के लिए लगाए गए CCTV कैमरों की कार्यप्रणाली और उनकी स्थिति की भी समीक्षा की गई है। इस सुरक्षा ऑडिट में आगामी कुंभ जैसे बड़े योजनाओं के लिए यानी कि बड़े आयोजन जो होने वाले हैं उनके लिए आवश्यक सुरक्षा इंतजामों को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। एजेंसियों का जोर है कि भविष्य में होने वाली सभी धार्मिक आयोजनों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ये कदम दिखाता है कि स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियां तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सजग और गंभीर हैं।
और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही तैयारियों में जुट चुकी हैं। सीईओ पूर्णिमा गर्ग ने बताया कि मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था पर एजेंसियों ने संतोष जताया है, लेकिन साथ ही साथ सुधार की गुंजाइश से भी इनकार नहीं किया। सीईओ ने स्थानीय निवासियों और दुकानदारों से अपील की है कि घाट या आसपास किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। मानकों के उल्लंघन पर अब एसडीएम योगेश मेहरा का कड़ा एक्शन सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि मानकों के उल्लंघन पर आखिरकार योगेश मेहरा ने एक बार फिर से कड़ा एक्शन लेने की तैयारी शुरू कर दी है। वीरपुर खुर्द पशुलोक क्षेत्र में सीएससी सेंटर को भी सील कर दिया है। नामदेव जन सुविधा केंद्र की अनियमितता को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी। शिकायतों पर एसडीएम योगेश मेहरा ने दल बल के साथ छापेमारी की है। अग्रिम आदेशों तक सीएससी संचालन पर रोक लगा दी गई है। सील के साथ छेड़छाड़ करने पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। छापेमारी के दौरान करीब 2 दर्जन से अधिक कई प्रकार के मूल दस्तावेज अलग अलग व्यक्तियों के बरामद हो चुके हैं। बरामद दस्तावेजों में आधार कार्ड, श्रम कार्ड, पेंशन कार्ड, राशन कार्ड जैसे तमाम कार्ड शामिल हैं। 2002 का एक खाली बीपीएल कार्ड भी मिला है। आपको बता दें कि इसे कब्जे में लिए गए सभी दस्तावेजों की अब गहन से कहीं ना कहीं पूछताछ हो रही है। बरामद दस्तावेजों की गहनता से जांच हो रही है। बरामद दस्तावेजों के दुरुपयोग होने की संभावना से नहीं किया जा सकता इनकार। ये कहना खुद एसडीएम योगेश मेहरा का है। पशुलोक स्थित कॉमन सर्विस सेंटर, जो कि मनीषा नामदेव के नाम से इसकी आईडी है, उसके संचालन को लेकर कुछ दिनों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसके क्रम में आज वहां का औचक निरीक्षण किया गया और पाया गया कि जिनके नाम से आईडी है, जो संचालक है, उनके स्थान पे उनके माता पिता का नाम बोर्ड पे अंकित है और उनके द्वारा ही वहां पे संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा काफी बड़ी मात्रा में वहां पर जो मूल दस्तावेज हैं, जैसे कि विभिन्न लोगों के आधार कार्ड, पेंशन संबंधी, श्रम कार्ड और राशन कार्ड, यहाँ तक कि 2002 का जो आपका बीपीएल सर्वेक्षण हुआ था उसका खाली कार्ड अभी वहां पे पाया गया। तो जिससे प्रथम दृष्टया इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन दस्तावेजों का दुरुपयोग जो है वो सीएससी में जो है वो किया जा सकता है। तो इन सारी अनियमितताओं के इसके अलावा जो पंजिकाएं हैं, जो कि जब कोई सीएससी संचालक किसी प्रमाण पत्र को निर्गत करता है तो उसका विधिवत ब्यौरा जो है वो अपनी पंजिका में भी रखता है, वो पंजिका भी वहां पे मेंटेन नहीं पाएगी। इन तमाम खामियों को देखते हुए फिलहाल अग्रिम आदेशों तक सीएससी संचालन को रोक लगा दी गई है और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्राचार किया जा रहा है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कई बड़ी खबरों के साथ। आज उत्तराखंड बन रहा है नए रोजगार का केंद्र। इस बदलाव की मिसाल बनी है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देश में चलने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है। अब तक 39,000 से ज्यादा युवाओं ने शुरू किया अपना व्यवसाय और 1 लाख से अधिक लोगों को मिला है रोजगार। अब सफलता को नई उड़ान देने आई है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0। ये सिर्फ योजना नहीं बल्कि आर्थिक क्रांति है। आसान ऋण, बिना गारंटी शुरुआत और मार्जिन मनी की सहायता के साथ हस्तशिल्पी, प्रवासी, महिलाएं या बेरोजगार, स्वरोजगार 2.0 है सबके साथ। ग्रामीण या स्थानीय उत्पाद पर मिलेगी अतिरिक्त मदद ताकि विकास पहुंचे हर घाटी तक। सामान्य वर्ग के युवा को 90% तक ऋण, सिर्फ 10% अंशदान। एससी, एसटी, ओबीसी और पूर्व सैनिकों को 95% तक ऋण, सिर्फ 5% अंशदान। इसके साथ ही महिला, दिव्यांग, ग्रामीण व ओडीओपी उद्यमियों को मिलेगा 5% अतिरिक्त प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के तहत विनिर्माण इकाइयों के लिए 25 लाख तक, सेवा क्षेत्र जैसे सैलून व टेलरिंग के लिए 10 लाख तक और व्यापार जैसे जनरल स्टोर आदि के लिए भी 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आपका सपना छोटा हो या बड़ा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 हर कदम पर आपके साथ है। बिना गारंटी का लोन, जरूरत पर फ्री ट्रेनिंग,
और सिर्फ 15 दिन में लोन वितरण की गारंटी। अब आपके उत्पाद जुड़ रहे हैं ऑनलाइन बाजारों और हिमाद्री एम्पोरियम से, ताकि आपका कारोबार चले नहीं बढ़े। साल 2025 से 2030 तक 50,000 से ज्यादा उद्यमी बनेंगे इसका हिस्सा और लाखों को मिलेगा सम्मानजनक रोजगार। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0, स्वरोजगार से समृद्धि की ओर। क्या आप इस खूबसूरत से देहरादून में अपना एक प्यारा सा आशियाना चाहेंगे? वेल, MDDA लाए हैं देहरादून के प्रीमियम लोकेशन पर ISBT हाउसिंग स्कीम, एन अपकमिंग मॉडर्न सोसाइटी। एक परफेक्ट रेजिडेंशियल लोकेशन क्या होती है, जहां से बस स्टेशन, मार्केट, स्कूल्स, एयरपोर्ट सब नजदीक हो। और ऐसी ही प्रीमियम लोकेशन पर है ISBT हाउसिंग स्कीम, जो कि है हरिद्वार बाईपास रोड पर। दिस इज अ 3 BHK एंड दिस इज GST फ्री। Let's take a quick flat tour. यहाँ पे आपको एक स्पेशल बुकिंग डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो इंतजार किस चीज का? MDDA की ISBT हाउसिंग स्कीम इज कॉलिंग फॉर यू। बहादुराबाद थाना क्षेत्र में हुई मोटरसाइकिल लूट की घटना का हरिद्वार पुलिस ने सफल खुलासा कर दिया है। थाना बहादुराबाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद भी की गई है। हालांकि लूट में शामिल 3 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि ग्राम इक्कड़ खुर्द थाना पथरी निवासी कुर्बान ने थाना बहादुराबाद में तहरीर दी थी कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने नहर पटरी बहादुराबाद के पास से उनकी मोटरसाइकिल लूट ली है और मौके से फरार हो चुके हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाइक लूट की घटना का खुलासा करने के लिए थाना अध्यक्ष बहादुराबाद के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने तकनीकी और गोपनीय सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी अरुण को पथरी पुल बहादुराबाद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने साफ तौर पर बताया कि फरार चल रहे तमाम अन्य 3 आरोपियों को भी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हरिद्वार के दुर्गम इलाकों में भारतीय सेना ने बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास किया है। वेस्टर्न कमांड का यह युद्ध अभ्यास पाकिस्तान के इलाके में घुसकर उसके ऑब्जेक्टिव पर कब्जा करने की परिस्थिति को ध्यान में रखकर किया गया। 4 हफ्तों से चल रहे इस अभ्यास में सेना ने अपने सभी जमीनी और हवाई उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को अपनी क्षमता का स्पष्ट संदेश दिया है। हरिद्वार के सीमावर्ती क्षेत्र दुधला दयालवाला के दुर्गम इलाके में रैम प्रहार अभियान तहत यह संयुक्त सैन्य अभियान वेस्टर्न कमांड की रणनीतिक तैयारियों का एक हिस्सा था। वेस्टर्न कमांड के कमांडेंट MK कटियार ने साफ तौर पर बताया कि हरिद्वार में इस प्रकार का अभ्यास पहली बार आयोजित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस अभ्यास से हमारा दुश्मन किसी भी गलत हरकत से पहले कई बार सोचने पर मजबूर होगा और अगर वह इसके बाद भी हिमाकत करता है तो उसे ऑपरेशन सिंदूर से भी आगे बढ़कर जवाब दिया जाएगा। सेना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के इस्तेमाल पर कमांडेंट से कहा कि इसका इस्तेमाल पहले से हो रहा है और भविष्य में इसे और अधिक मजबूत और व्यापक बनाने के प्रयास भी जारी हैं। आपको जानकारी दे दें कि उन्होंने इस बात पर भी अपना बयान दिया है कि आधुनिक युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि तकनीक के व्यापक उपयोग से लड़ा जाता है। यहाँ पर ये बहुत छोटे से कम लफ्जों में आप लोगों को बतलाऊंगा। हमारा जो फॉर्मेशन है रैम डिवीजन, उसका यहाँ पर पिछले 1 महीने से ट्रेनिंग चल रहा है और ये डिवीजन जो हमारी वेस्टर्न कमांड की ऑफेंसिव फॉर्मेशन है खड़गा कोर, उसका एक हिस्सा है। यानी इस डिवीजन का मेन मकसद पाकिस्तान के इलाके में घुसकर वहां पर दुश्मन को बर्बाद कर और वहां पर ऑब्जेक्टिव्स पर कब्जा करना है। तो ये पूरी ट्रेनिंग और ये पूरी एक्सरसाइज उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए है। और जैसा कि आपने देखा कि आज की लड़ाई काफी कॉम्प्लिकेटेड है। टेक्नोलॉजी बहुत बड़े रूप में लड़ाई में शामिल हो गई है और
सभी प्लेटफॉर्म्स, टैंक्स, बीएमपीज, अटैक हेप्टर्स, एयरक्राफ्ट सभी लड़ाई का एक हिस्सा हैं। पर इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी, इतने ज्यादा इक्विपमेंट के बावजूद भी जो सबसे जरूरी चीज है वो है ट्रेनिंग। यानी कि हमारी इन सभी हथियारों को, इन सभी टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने में महारत हासिल करना। और यहां पर जो एक्सरसाइज हो रही है, जो आपने देखा, वो उसी का एक हिस्सा है कि किस तरीके से हम जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको अपनी ट्रेनिंग के जरिए और बढ़ा सकें। और जो टास्क हमें मिला है, और ये टास्क बहुत महत्वपूर्ण है, आप सब लोग जानते हैं कि ऑप सिंदूर में हमने दुश्मन को बहुत क्षति पहुंचाई थी, बहुत नुकसान पहुंचाया था। पर हम ये भी जानते हैं कि दुश्मन शायद अपनी हरकतों से बाज ना आए और दोबारा कोई ऐसा काम करे कि हमें फिर ऑपरेशन करने की जरूरत पड़े। पर जैसा हमारी लीडरशिप ने भी कहा है, और मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि इस बार अगर दुश्मन कोई गलत काम करता है, कोई दुस्साहस करता है, तो उसका जवाब पहले से बहुत ज्यादा होगा। और ये तैयारी फिलहाल हमारी तरफ से आपके लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।